हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में। उसके अंदर हमने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसके अंदर हिमालय में हमने 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ जो कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, इन सब के बारे में एक प्रकार के सिद्धांत से हमने बात कर ली है। आगे हम बात करेंगे अलग प्रकार से। जैसे हमने बात की भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो कौन सा है? भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। आप ये मत समझना कि एक एक चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझनी ही पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे, जैसे हम बात करें खनिजों की, खनिज तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। हम बात करें ऊर्जा संसाधनों की, हम बात करें नदियों की, तो नदियां तो हमें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से क्लियर होगा। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हर एक प्रकार का टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। भौतिक स्वरूप का मतलब ही यही होता है कि भौतिक स्वरूप में सारी स्थलाकृतियाँ इसमें आ जाती हैं। भारत की इस क्षेत्र में जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या है। यहाँ पे मान लो हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय में हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो भूकंपीय क्षेत्र है वो कौन सा है और क्यों है, यहाँ पे खनिज संपदा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें पता चल जाएगी। जब हम विशाल मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कृषि वाले क्षेत्र कौन से हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर पर्वतीय श्रेणी होगी, सिंपल सी बात है, हम अपवात अंतर पढ़ते हैं। तो अपवात अंतर का मतलब ये होता है कि अपवात अंतर में जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। जब हमें इनका नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो वहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है। इसके बाद में आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको लंबा खींच रहे हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम समझते चले जाएंगे, एक एक करके हम समझेंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप ये सोचो कि पूरे ही टॉपिक को एक साथ समझें तो आपको ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप एक साथ एक बड़े टॉपिक को नहीं समझ सकते, तो इसको टुकड़ों में हम समझते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें भौतिक स्वरूपों में हिमालय की उत्पत्ति, जिसमें हमने भूसन्नति के अनुसार बात कर ली है। भूसन्नति में कोबर महोदय ने भूसन्नति को कैसे बताई? चौड़ी, संकरी और उथली हुई बताई, जबकि अन्य विद्वान इसको संकरी बताते हैं, लंबी बताते हैं और उथली बताते हैं। यहाँ पे हम बात करें दूसरा सिद्धांत, यह तो भूसन्नति के अनुसार हो गया। 3 पर्वत श्रेणियों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रांस का मतलब होता है हिमालय पार, यानी कोई चीज़ है, यहाँ पे मान लो जैसे ये हिमालय बनाया आपने, इस भाग में जब आपने हिमालय बनाया है, यहाँ पे ये वाला हिमालय क्षेत्र बनाया है आपने, तो इसके पार यानी इधर आप हो तो इसके इस साइड वाला जो ये भाग है इसको हिमालय पार या ट्रांस हिमालय बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी और है, यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी है, तो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ये तो अपने पास है, लेकिन इसके दूसरी तरफ जो हिमालय है वो हिमालय पार है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय है। और दूसरा हिमालय जो इसमें है उस हिमालय का नाम क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय। और तीसरा है यहाँ पे लघु हिमालय। समझ में आ गया आपको? ये 3 हिमालय है, इनके उत्पत्ति की बातें कर रहे हैं। अगला जो हम अनुसार सिद्धांत ले रहे हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, पीटीटी। पीटीटी का मतलब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी क्या होता है? उद्गार होता है, और प्लेट का मतलब जो सियाल का टुकड़ा होता है। तो इसके अनुसार प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है पीटीटी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्या बोलते हैं हम? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके अनुसार हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं।
ध्यान से समझना इसको, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपको आनी चाहिए ये चीज़ें, लेकिन आप अगर भूल गए होंगे तो एक बार इसको और देख लो। प्लेट विवर्तनी का मतलब क्या होता है? प्लेटें जो होती हैं वो आपस में जब टकराती हैं, प्लेटें दो तरीके से टकराती हैं, एक तो अभिसरण होता है, एक अपसरण होता है। अपसरण से एक दूसरे से दूर जाती हैं, अभिसरण में एक दूसरे के पास आती हैं। तो हम पूरे विश्व में हम प्लेटों की बात करें तो पूरे विश्व में बड़ी प्लेटें 7 हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका की प्लेट अलग है और दक्षिण अमेरिका की प्लेट अलग है। यूरेशिया और यूरेशियन प्लेट, जिसमें से यूरोप और एशिया दोनों एक ही प्लेट है। अफ्रीका की प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे बड़ी प्लेटों में एक एशिया की प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है, और एक प्लेट अंटार्कटिका प्लेट है। कुल मिला के ऐसे 7 प्लेटें हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी प्लेटें भी खूब हैं, जिसमें हमें बड़ी से कोई लेना देना नहीं है, आप छोटी से लेना देना नहीं है, बड़ी से लेना देना है। जिसमें यूरेशियन प्लेट और अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उससे हम बात करेंगे। उसकी यहाँ पे टकराहट होगी, अभिसरण होगा, जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे हम बात करें उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, एक बार इसको मोटा मोटा देख लो। यहाँ पे हम बात करें अपने भारत वाली प्लेट की, तो भारत वाली प्लेट यहाँ पे है, इस भाग में, ये जो भाग है इस भाग में ये प्लेटें हैं। यहाँ से ये जो भाग है भूमध्य सागर वाला, इससे इस प्लेट का हिस्सा अलग हुआ था, जिसमें से ये यूरेशियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट इस भारत से होते हुए यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को लेते हुए, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को छोड़ते हुए ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हुआ इसमें शामिल है। यहाँ पे इसको ऐसे करके ये प्लेट का एक टुकड़ा है। इस प्लेट में यहाँ पे ये प्लेट अलग है, इस भाग में ये प्लेट अलग है। यहाँ पे मान लो ये जो क्षेत्र है इसके अंदर वाला ये जो क्षेत्र है ये अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। यहाँ पे जो क्षेत्र है आपको ये दिख रहा होगा, अलग से ही दिख रहा होगा, जिसमें भारत भी शामिल है और ये अपना हिंद महासागर वाला क्षेत्र शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर शामिल है। ये एक बड़ी प्लेट का टुकड़ा है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। देखो प्लेट 2 तरीके की होती हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक तो महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक महासागरीय प्लेट होती है। एक महासागरीय प्लेट होती है। ये प्लेट जो होती है इसका घनत्व कम होता है, ये प्लेट होती है इसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, इसका घनत्व अधिक होगा, क्योंकि पानी में हमेशा वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए इसका घनत्व हम मानते हैं अधिकतर 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये तो मानते हैं हम महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व है, ये है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर महासागरीय प्लेट का घनत्व है। तो इसमें भारी कौन सी हुई? महासागरीय प्लेट हुई। तो महासागरीय प्लेट और हल्की प्लेट महाद्वीपीय प्लेट में 3 प्रकार से टकराहट या अभिसरण होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो महाद्वीप का होता है, एक तो किसका होता है? महाद्वीप प्लस महाद्वीप प्लेट का टकराव होता है। एक होता है महाद्वीप प्लस महासागर का टकराव होता है, महासागर का। एक होता है महासागर का। समझ में आ गया होगा। जो अभिसरण इनमें होता है वो 3 प्रकार से होता है। या तो प्लेटें होंगी वो महाद्वीपीय आपस में टकराएंगी, या महाद्वीपीय महासागरीय दोनों आपस में टकराएंगी, या महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगी। तो यहाँ पे हम बात देख रहे हैं विश्व के मानचित्र में। तो इस भाग में जो अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया भी शामिल है, हिंद महासागर भी शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट महासागरीय प्लेट भी है और महाद्वीपीय प्लेट भी है, यानी कि ये महासागर है, इसमें ये महासागरीय प्लेट का भाग है, ये स्थल भाग का महाद्वीपीय प्लेट का भाग है। तो यहाँ पे ये प्लेट जो है वो भारी होगी, किसकी एवज में? यूरेशियन प्लेट की एवज में। यहाँ पे ये प्लेट कैसी होगी? भारी प्लेट होगी। ये प्लेट कैसी होगी? हल्की प्लेट होगी। यहाँ पे हमने बात कर ली थी टेथिस भूषण नदी की।
ये भाग यहाँ पे गोंडवाना लैंड का भाग है, ये वाला अंकारा लैंड का भाग है। ये बात हमने शुरू में चर्चा कर ली थी। यहाँ पे हम इन दोनों के टकराव कराएंगे या अभिसरण कराएंगे या क्षेपण कराएंगे। अपनी ज्योग्राफी में इसके अलग नाम है। इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं? एक तो क्षेपण बोलते हैं, एक यहाँ पे अवनयन बोलते हैं और इसको सबडक्शन भी बोलते हैं। अलग 3 नामों से इसको जाना जाता है। जब भारी प्लेट और हल्की, जैसे हम एग्जाम्पल्स के रूप में अगर इसको समझें तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे तो कोई भारी ट्रक है और कोई कार है, तो कार और ट्रक में अगर टक्कर होगी तो कार हल्की होगी, ट्रक भारी होगा तो कार को ऊपर धकेल देगा और ट्रक नीचे रहेगा। किसी भी चीज़ को देख लो, भारी चीज़ भारी होती है तो वो उसके नीचे चली जाती है। वैसे ही ये प्लेटें होती हैं, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी। तो जो भारी प्लेट होगी वो तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, और हल्की प्लेट किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। ठीक है, ये तो प्लेटों की बात हो गई। हाँ, ये प्लेट विवर्तनी का मतलब क्या होता है? अंदर का जो उद्गार होता है वो बाहर निकलता है, विवर्तनी की क्रिया उसको कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1960-61 में ये सिद्धांत दिया गया था। एक विद्वान था रॉबर्ट डिज और हैरी हैस नामक विद्वानों ने इस सिद्धांत को दिया। इसमें अनेक विद्वान आए थे। टूजो विल्सन ने भी इसमें संशोधन दिया या सहारा दिया या इसका सहयोग किया, या मॉर्गन पार्कर, इतने जो विद्वान थे इन्होंने इस सिद्धांत को अपना समर्थन दिया। तो इस भाग में हम मानते हैं कि जो ये सिद्धांत है 1960-61 का PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हम भारत को यहाँ पे बनते हुए, इसका हिमालय बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें, आपको साफ साफ नज़र आएगा, देखना इसको। हम बात करते हैं भारत की। इस भाग में हमने भारी प्लेट के रूप में किसको लिया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? भारी प्लेट है। यहाँ पे हम बात करें हल्की प्लेट की, ये एक हल्की प्लेट है, यहाँ पे एक भारी प्लेट है। भारी प्लेट इसके अंदर सबडक्शन कर जाएगी, नीचे जाने को क्या कहते हैं हम? सबडक्शन, या यहाँ पे अवनयन या क्षेपण कहते हैं। यहाँ पे नीचे जाएगी, ये भारी प्लेट है, इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो भारी प्लेट कौन सी होगी? ये वाली। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये कौन सी प्लेट होगी? ये यूरेशियन प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट। आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। और ये वाली कौन सी होगी? यूरेशियन प्लेट। अब देखो, नीचे घुसेगी अगर किसी हल्की चीज़ के भारी वस्तु कोई भी, तो यहाँ पे नीचे जाने से यहाँ पे एक खाई बन जाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें आपस में टकराएंगी, टकराने से यहाँ पे एक क्या बन जाती है? खाई बन जाती है। ये जो भाग है, ये जो खाई बनती है, यहाँ पे गौर से देखना, ये क्या बन जाएगी? खाई बन जाएगी। इसको हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? ट्रेंच या गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त या ट्रेंच। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो गर्त बनती है, इसके आपको ये जो आकृति बन रही है ये दिख रही होगी। भारी प्लेट की तरफ इसकी गहराई क्या है? कम है, और हल्की प्लेट की तरफ इसकी गहराई क्या है? ज़्यादा है। क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसको समझने की कोशिश करना। जब ये पृथ्वी का ऊपरी आवरण है, जैसे ये मान लो ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पूरी पृथ्वी है, ये इसका ऊपरी आवरण है। समझ गए बात? यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे ये सियाल का भाग है। ये प्लेटें किसका भाग है? सियाल का भाग है। और ये अंदर क्या है? यहाँ पे सीमा है।
सीमा स्टार्ट हो जाती है और सीमा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ पे ये पिघली हुई अवस्था में है जो गाढ़ा पदार्थ होता है। इस भाग में जब ये प्लेट नीचे जाएगी, अगर हम धरातल के अंदर जाते हैं तो 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता है। हमने तापमान की बात की, तापमान हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो घटेगा और धरातल के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप घर पे देखते होंगे, आप घर पे कोई खुदवाते हो तो उसके अंदर जो व्यक्ति अंदर जाता है वो अंदर जाते ही पसीने का भर जाता है पूरा का पूरा। वो किस लिए बढ़ता है? क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएगा उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको गर्मी लगेगी और वो गर्मी के कारण उसको क्या आएगा? पसीना आएगा। तो इस चीज़ में आपको इसको यहाँ पे लागू कर सकते हो कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, यानी तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा इसका मतलब जो ये चट्टानी भाग है, ये चट्टानी भाग इस टेम्परेचर के कारण ये जो परत जा रही है नीचे, ये पिघल जाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इस भाग में अगर ये प्लेट जाएगी तो यहाँ पे ये पिघल जाएगी और ये चैम्बर बना लेगी। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस प्लेट का चैम्बर। ये यहाँ जा कर के पिघल जाएगी या पिघली अवस्था में मिल जाएगी। यहाँ पे आप मानो कि पहले 1 किलो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे मानो 1 किलो किसी वस्तु की जगह है, अगर उसमें 1 किलो और डाल दिया जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। यानी कम जगह में ज़्यादा वस्तु को हम डालेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे ये प्लेट आकर के अपना स्थान ग्रहण करेगी तो यहाँ पे क्या लगने लगेगा? प्रेशर लगने लगेगा। और प्रेशर कहाँ पे लगेगा? इसके किनारे पे, हल्की प्लेट के किनारे पे लगेगा। तो यहाँ से जो मलबा निकलेगा वो मलबा यहाँ पे जमा होता चला जाएगा, यहाँ पे ये जमा होता चला जाएगा। तो ये ऊपर उठ गया, स्थल भाग से ये भाग ऊपर उठ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोलते हैं। आ गया समझ में? यहाँ पे ये जो मलबा है, चैम्बर बना, चैम्बर से प्रेशर लगा, प्रेशर से ये अवसाद है या लिक्विड फॉर्म में जो भी ज्वालामुखी का पदार्थ था ये बाहर निकल के, ज्वालामुखी किसको कहते हैं? इसी को ज्वालामुखी कहते हैं कि अंदर का जो मलबा है जो गला हुआ है, पिघला हुआ है, लिक्विड अवस्था में है, वो बाहर आकर के पृथ्वी पे आकर के कठोर हो जाता है, जमा यानी टाइट हो जाएगा, तो जम जाएगा। तो यहाँ पे ये चट्टान का रूप ले लेगा और चट्टान का रूप ले लेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पर्वतीय श्रेणी बन गई। इसके पास में ये जो गहरा गड्ढा दिख रहा आपको, ये गर्त हो गया। ये क्या हो गया? गर्त हो गया। हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे ये यूरेशियन वाला खंड है, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में एशिया वाला क्षेत्र, जो चीन वाला क्षेत्र है, वो इस तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ है और ये अपना भारत वाला है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ अपना भारत का हिस्सा है। एक बार वापस देख लो इस मैप में। यहाँ पे हम देखें इस भाग में, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, भारत के उत्तरी भाग की। तो इस भाग की बात करें जिसमें ये वाला भाग है, यहाँ भूसन्नति थी, जहाँ पे दोनों प्लेटें आपस में आकर के ये प्लेट टकराई और इधर जो यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी वो तो हल्की थी, और जो दक्षिण वाली प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन वो भारी प्लेट थी। भारी किस लिए थी? क्योंकि ये महासागरीय प्लेट इसके साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए ये इसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। इसका घनत्व क्या है? कम है। इसलिए ये प्लेट आकर के इसको धक्का लगाया और धक्का लगाने से ये भारी प्लेट नीचे चली गई और हल्की प्लेट ऊपर रह गई। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि भारी प्लेट इसके नीचे है, हल्की प्लेट इसके ऊपर है। समझ में आ गया? तो यहाँ से जो मलबा था वो मलबा बाहर निकल करके यहाँ जमना स्टार्ट कर दिया और जमेगा तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र बन गया। मानो ये क्या है? हिमालय पर्वत बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? हिमालय पर्वत बन गया। हिमालय के दक्षिण में यानी भारत की तरफ यहाँ तो क्या बन गया? ये तो हिमालय बन गया। और इसके दक्षिण में यानी इस भाग में, जो ये भाग दिख रहा आपको, इस भाग में एक गर्त बन गई। यहाँ पे क्या बन गया? एक गर्त बन गई या ट्रेंच बन गई या खाई बन गई। इस खाई में हिमालय से जो नदियाँ निकल कर के आई और यहाँ से जो नदी आई वो आकर के मलबा यहाँ जमा करती चली गई। आप देखते होंगे भारत में विशाल का मैदान,
यहाँ इसके दक्षिण में यहाँ मलबा आकर के कई लाखों साल तक इसको भर दिया। इसको जब ट्रेंच को पूरा भर देते हैं, अगर यहाँ तक इसमें मलबा आ जाता है तो ये आपको एक प्लेन यानी कि प्लेटो यहाँ प्लेन रूप में यानी कि मैदान रूप में आपको ये नज़र आएगा। ऊपर से आपको ये लगेगा ये तो मैदान है। मैदान आया कहाँ से, आपको इसका भी पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक ट्रेंच या खाई में मलबे के जमा होने से हुई है। यानी यहाँ पे हिमालय का अवसाद आकर के इस खाई में जमा होता चला गया और यहाँ पे एक मैदान का रूप ले लिया। यहाँ हिमालय से नदियाँ आती हैं, गंगा और यमुना प्रकार की नदियाँ आती हैं, यहाँ मलबा ला करके जमा करती गई और लास्ट में यहाँ इसको पूरा फुल कर दिया यानी भर गया। अब जो मलबा आता है वो मलबा इसकी नदी के साथ में आगे चला जाता है और आगे कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये ट्रेंच है, ये ट्रेंच इसकी गहराई हिमालय की जड़ों में इसकी गहराई अधिक है और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की तरफ इसकी गहराई कम है, वो इसी कारण से है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये सिद्ध कर देता है कि जो हिमालय बना था वो दोनों प्लेटों के टकराव से बना था, यानी अभिसरण की क्रिया हुई इसके कारण बना था। आपको समझ में आ गया होगा। तीनों बातें हमने कर लिए हैं। यहाँ पे भूसन्नति की भी बात हमने की थी, यहाँ प्लेट विवर्तनिक की भी हमने बात कर ली है। इसके कारण जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में इसमें जो मोड़ पड़े थे, वलन पड़े थे, इस अवसादीकरण में यहाँ अवसाद में जो वलन की क्रिया हुई थी, यहाँ जो वलन पड़े, ये मोड़ पड़े, इन मोड़ों के बीच में दरारी भाग हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये रबड़ हो और ऐसे हो गया हो। ये जब ऊपर उठा होगा तो इसका जो तली वाला या भाग है उसमें ट्रेंच या उसकी खाई में एक दरार पड़ी होगी या एक भ्रंश पड़ी होगी। वो किसके कारण पड़ती है, भूकंप के कारण पड़ती है या ज्वालामुखी आता है उसके कारण पड़ जाती है। तो इसके बीच में जो भ्रंश रेखाएं पड़ी हैं, ये भ्रंश रेखाएं निम्न प्रकार से 4 रूपों में मानी जाती है अपने हिमालय के रूप में। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला भ्रंश है, 2 मोड़ों के बीच में, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इनके बीच में ये एक भ्रंश रेखा है, यहाँ पे भी भ्रंश रेखा है, यहाँ पे कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर भी एक भ्रंश रेखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भ्रंश पड़ती कहाँ पे है, 2 मोड़ों के बीच वाले भाग में। तो यहाँ पे 4 भ्रंश रेखाएँ कौन कौन सी हैं, यहाँ हम बात करें। यहाँ पे एक तो है यहाँ इंडस थ्रस्ट या इसको सिंधु भ्रंश भी बोलते हैं, सिंधु भ्रंश भी बोलते हैं। समझ में आ गया। दूसरा है यहाँ पे, दूसरे भ्रंश का नाम है यहाँ पर इस भाग में मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तीसरा है यहाँ पे मैन बाउंड्री थ्रस्ट, MCT MBT। और चौथा भ्रंश है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, HFF। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के भ्रंश हैं और ये किन किन के मध्य में है वो आप देख सकते हो। अभी देखना इसको, ये किन किन के मध्य में है। हम बात करें सिंधु थ्रस्ट की या इंडस थ्रस्ट की बात करें, ये किसके मध्य में है, ये मध्य में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, महान हिमालय के मध्य में है। आपको समझ में आ गया होगा ये किसके बीच में है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है। दूसरी की बात करें हम मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसकी फुल फॉर्म तो क्या होती है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसको हम बात करें ये किसके मध्य में है, ये मध्य में है महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय के मध्य। ठीक है, यहाँ पे अगली बात करें मैन बाउंड्री थ्रस्ट की, इसकी फुल फॉर्म है मैन बाउंड्री थ्रस्ट।
और ये किसके मध्य में है? ये मध्य में है यहाँ पे लघु हिमालय और यहाँ उप हिमालय। उप हिमालय किसको कहते हैं? शिवालिक को ही कहते हैं। उप हिमालय या शिवालिक एक ही बात है। और लास्ट जो है हिमालय फ्रंट फोल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमालय फ्रंट फोल्ड। ये कहाँ पर है? हिमालय के दक्षिणी भाग में, हिमालय के या शिवालिक के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में। आपको ये चारों ब्रांचों को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हम बात करें इंडस थ्रेट सिंधु ब्रांच की, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो भाग हैं, ये भाग ट्रांस हिमालय है और यहाँ पे इसकी भ्रंश रेखा है कौन सी? इंडस थ्रस्ट वाली, ये महान हिमालय है। और यहाँ पे जो भ्रंश रेखा होगी वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगी। और यहाँ पे लघु हिमालय है और लघु हिमालय के यहाँ पे जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट होगी, और लास्ट जो शिवालिक है, ये लास्ट वाला शिवालिक होगा। तो शिवालिक के यहाँ पे जो भ्रंश होगी वो हिमालय फ्रंट फोल्ड की होगी। तो आपको ऐसे नज़र आएगा। आपको हिमालय भारत के मानचित्र में, भारत के जो ये मानचित्र हैं, इस मानचित्र में आपको ऐसे ही नज़र आता होगा। यहाँ पे एक तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो गया, इसके बाद में यहाँ पे महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय ऐसे ही बना हुआ है। यानी कि ऊपर ये जो हिमालय है ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में महान हिमालय, इसके बाद में लघु हिमालय और इसके बाद में यहाँ पे शिवालिक हिमालय। तो इस इतने प्रकार के ये हिमालय हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में हम इसको क्यों पढ़ते हैं। भूसंरक्ति का मतलब आपको यानी बेसिनुमा भाग वाला भी आ गया होगा और प्लेट विवर्तनी का भी आ गया होगा। यानी अपने भारत में जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे घुसेगी तो हल्की प्लेट के किनारे पे पर्वत क्षेत्र बनेंगे और जो भारी प्लेट है उसकी तरफ हमेशा खाई या गर्त बनेगी। और खाई अपने यहाँ पे बन रही है, हम भारत में भी देख सकते हैं। इसके लास्ट में जो यहाँ पे ट्रेन्स बनी थी, शिवालिक के यहाँ पे तो ट्रेन्स बनी, इसमें आज का उत्तर का विशाल मैदान है और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट हो जाता है। इधर ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे विशाल मैदान बन जाता है और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।